नमस्ते छात्रों। आज के व्याख्यान में हम दो चरों वाले रैखिक समीकरणों के युग्म अध्याय की एनसीईआरटी अभ्यास संख्या 3.2 के बारे में चर्चा करेंगे। अब आज हम प्रश्न संख्या 1 और 2 हल करने वाले। तो देखिए, तो आज हम क्या करेंगे, एनसीईआरटी अभ्यास 3.2। देखते हैं प्रश्न संख्या 1 क्या दिया गया हमें। निम्नलिखित रैखिक समीकरणों के युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल करें। आपको क्या करना है, आपके सामने कुछ रैखिक समीकरणों का युग्म दिया गया, आपको उन रैखिक समीकरणों के युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। पिछले व्याख्यान में हमने प्रतिस्थापन विधि को अच्छे से समझा था कि किस तरीके से प्रतिस्थापन विधि से हम जटिल से जटिल सरल को भी आसानी से जटिल से जटिल हल को भी हम आसानी से निकाल पाते हैं दो रैखिक समीकरण के लिए। अब देखिए, यहाँ पर भी हमें क्या करना है, प्रतिस्थापन विधि का उपयोग करना है रैखिक समीकरणों के युग्म का हल निकालने के लिए। तो आपके पास प्रश्न संख्या 1 के 6 भाग दिए गए हैं। हर एक भाग को हम देखेंगे, उनका हल निकालेंगे। तो पहला है हमारे पास समीकरण क्या दिया गया है, पहले में x जमा y बराबर 14। ये आपका पहले समीकरण का नाम दे दिया हमने इसे। फिर दूसरा समीकरण ले लिया हमने x घटा y बराबर 4। ये हमारे पास दूसरा समीकरण दिया गया था, इसका नाम हमने दे दिया दूसरे नंबर का समीकरण। अब देखिए, चरण 1, सबसे पहले आप क्या करोगे, प्रतिस्थापन विधि द्वारा इसका हल ज्ञात करने के लिए एक चर को दूसरे चर के पदों में व्यक्त कीजिए। क्या करना होगा आपको, एक चर को दूसरे चर के पदों में व्यक्त करना है। अब कोई भी एक समीकरण आप पहले इसमें से उठा लीजिए, जैसे कि हमने पहला समीकरण ही उठा लिया, इसमें x जमा y बराबर 14। अब इस समीकरण से हम क्या करेंगे, एक चर को दूसरे चर के पद में व्यक्त करेंगे। जैसे हमने यहाँ पर x को y के पद में यहाँ पर व्यक्त किया है, तो x हमारा किसके बराबर आ गया, 14 घटा y। कैसे किया, समीकरण 1 में हमने क्या किया, बस जो हमारा y बाई तरफ था उसको हम दाई तरफ ले आए, तो x हमारा बराबर आ गया 14 घटा y। इसको हमने समीकरण 3 का नाम दिया। अब दूसरा चरण क्या होगा, आप x के व्यंजक को दूसरे समीकरण में प्रतिस्थापित करेंगे। जो आपने x का मान निकाला है y के पदों में, वहां पर आप क्या करोगे, x का जो व्यंजक आया आपके पास, ये 14 घटा y, इसको आप जो दूसरा समीकरण है, पहले हमने पहले समीकरण का इस्तेमाल करके x का मान y के पदों में व्यक्त किया। अब आपको क्या करना है, जो मान आया है उसको आपको दूसरे वाले समीकरण में प्रतिस्थापित करना है। तो क्या मिलेगा आपके पास, क्योंकि x दूसरा समीकरण कौन सा है, x घटा y बराबर 4। यहाँ पर x का मान प्रतिस्थापित करेंगे, तो समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित कीजिए। क्या मिलेगा आपको, 14 घटा y बराबर 4। तो यहाँ से हमारे पास y का मान मिल जाएगा। y का मान आप जब इसको करोगे तो क्या मिलेगा, यहाँ से आपके पास आ गया 14 घटा 4 बराबर 2y। तो यहाँ से 10 बराबर आ गया 2y के, यानी y का मान कितना आ रहा है, 10/2। 10/2 किसके बराबर होता है, 5 के बराबर होता है। तो y का मान कितना आ गया, 5 के बराबर y का मान आ गया। अब x का मान निकाल सकते हैं कैसे, जो हमारे पास समीकरण आया था x बराबर, समीकरण 3, x बराबर 14 घटा y था, उसमें हम रखेंगे y के मान को, तो x का मान आ जाएगा। तो x का मान ज्ञात करने के लिए y का मान हम क्या करेंगे, वापस से प्रतिस्थापित करेंगे। तो x बराबर था 14 घटा y। तो यहाँ पर हमने क्या किया, y का मान कितना आया था, 5, यहाँ पर रख दीजिए, प्रतिस्थापित कीजिए इसको समीकरण 3 में। तो क्या मिलेगा, x बराबर 14 घटा 5, यानी x का मान कितना आ गया, 9 के बराबर। तो यहाँ से हमारे पास x और y के मान आ गए, क्या क्या आए, x का मान तो 9 आ गया और y का मान 5। तो यही हमारा हल हो गया।
दोनों जो हमारे पास चर थे उनका मान हमने ज्ञात कर लिया, x का मान 9 और y का मान 5। तो इस तरीके से प्रतिस्थापन विधि से हम रैखिक समीकरणों के युग्म को हल करते हैं। अगला भाग देखेंगे इसी प्रश्न का। अगले भाग में हमें समीकरण दिए गए हैं s घटा t बराबर 3। इसको हमने एक संख्या समीकरण का नाम दिया। इसी तरह से दूसरा समीकरण हमारे पास s बटे 3 जमा t बटे 2 बराबर 6। अब इनमें से कोई एक समीकरण लेंगे और एक चर को दूसरे चर के पद में व्यक्त करेंगे। तो समीकरण 1 हमने लिया, यहां से हम क्या करेंगे, s को t के पदों में व्यक्त करेंगे। तो हमारे पास s का मान कितना मिलेगा, यहां से समीकरण 1 से s आपको बराबर मिलेगा किसके, s बराबर होगा t जमा 3। s का मान कितना आ गया, t जमा 3। तो s को हमने t के पदों में यहाँ पर व्यक्त कर दिया। अब क्या करेंगे, जो s का मान आपके पास है t के पदों में, उसको दूसरे समीकरण में आप प्रतिस्थापित करोगे। तो देखिए s के व्यंजक को दूसरे समीकरण में प्रतिस्थापित करेंगे। तो यहाँ पर दूसरा समीकरण क्या है, s बटे 3 जमा t बटे 2 बराबर 6। यहाँ पर s का मान रखेंगे तो हमें मिलेगा, s का मान कितना था, t जमा 3, यहाँ पर हमने रखा। तो यहाँ से हमारे पास इस तरीके से आएगा t जमा 3 बटे 2 बटे 3 जमा t बटे 2 बराबर 6। अब ये सिर्फ t चर में है ये हमारे पास समीकरण। तो यहाँ पर हम यहाँ से t का मान निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, 3 और 2 के लघुत्तम समापवर्तीय से हम यहाँ पर गुणा करेंगे, जो भिन्न, क्योंकि हमें यहाँ पर ये भिन्नों को समाप्त करना है। तो भिन्नों को समाप्त करने के लिए पूरे समीकरण को हम 3 और 2 के लघुत्तम समापवर्तीय से गुणा करेंगे। अब 3 और 2 का लघुत्तम समापवर्तीय किसके बराबर होता है, 6 के बराबर, यानी 6 से हम गुणा करेंगे पूरे ही समीकरण को। तो 6 से गुणा करने पे किस तरीके से भिन्न समाप्त हो जाएंगे, देखिए जैसे आप 6 से गुणा करोगे तो आपको क्या मिलेगा, ये मिलेगा। अब यहाँ पर 3 क्योंकि यहाँ पर 6 है वो 3 से विभाजित हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास क्या मिलेगा, 2 गुणा t जमा 3 जमा 3 गुणा t बराबर 36। अब इसको हम लिख सकते हैं 2t जमा 6 जमा 3t बराबर 36। अब इसको और सरल किया तो क्या मिला, 5t जमा 6 बराबर 36। यहाँ से t का मान निकाल सकते हो, t का मान कितना आएगा, 5t बराबर आ गया 30 के। तो t का मान कितना हो गया, 30 बटे 5 यानी कि 6 के बराबर आ गया। t का मान आ गया आपके पास। अब t के मान को प्रतिस्थापित कर देंगे समीकरण 3 में। समीकरण 3 क्या आया था हमारे पास, समीकरण 3 था s बराबर t जमा 3। t का मान कितना आया था, 6। यहाँ पर प्रतिस्थापित करेंगे तो s का मान कितना आएगा, 9 के बराबर। तो यहाँ से s का मान कितना आ गया, 9, और t का मान 6। ये निकालना था हमें। तो दूसरा भाग भी हमारा हो गया। अब आते हैं प्रश्न संख्या 1 के तीसरे भाग पे। समीकरण क्या है हमारे पास, 3x घटा y बराबर 3 और 9x घटा 3y बराबर 9। तो एक चर को दूसरे चर के पद में व्यक्त करेंगे। तो समीकरण 1 से हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर हम समीकरण 1 है 3x घटा y बराबर 3। तो यहाँ से y जो चर है उसको x के पदों में व्यक्त करेंगे। तो y बराबर आएगा 3x घटा 3, और ये हमारा तीसरा समीकरण, इसका हमने नाम दिया। अब देखिए, अब अगले चरण में आप क्या करोगे, y का जो व्यंजक आपको मिला है समीकरण 3 में, उसको दूसरे वाले समीकरण में हम प्रतिस्थापित करेंगे। तो आपके पास क्या आएगा, समीकरण 3 से y का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, समीकरण 2 है 9x घटा 3y बराबर 9। अब यहाँ पर हमने y का जो मान आया था, जो व्यंजक हमें मिला था, वो हमने यहाँ पर प्रतिस्थापित किया। y बराबर था
3x घटा 3, तो यहाँ पर प्रतिस्थापित करने पे ये जो हमारे पास समीकरण है वो सिर्फ x चर में आ रहा है, तो यहाँ से x का मान आप निकाल सकते हो। लेकिन यहाँ पर जो x वाले पद है वो आपके हट जाएंगे, तो क्या बचेगा, 9 बराबर 9, और ये आपका सत्य है। 9 तो हमेशा बराबर ही होते हैं 9 के, सत्य है। यानी कि यहाँ से आप क्या कह सकते हो कि x का मान आप कुछ भी रखो, उससे आपके जवाब पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। x का मान आप कुछ भी रखो, आप x का मान अगर 1 ले लोगे तो y का मान कितना आ जाएगा, 0। x का मान अगर आप 2 ले लोगे तो y का मान कितना आ जाएगा, 3। तो x का मान आप कुछ भी ले सकते हो और y का मान समीकरण 3 से निकाल सकते हो, और वहां से आप देखोगे कि ये जो आपके पास रैखिक समीकरणों का युग्म दिया गया है, इसके आपके पास अनंत हल मिलेंगे। देखिए कैसे, ये क्या इंगित कर रहा है कि दिए गए दो समीकरण आपस में आश्रित है। ये दोनों एक ही रेखा को दिखाएंगे, दोनों समीकरण, जिसका अर्थ है कि ये कैसी रेखाएं होंगी, संपाती रेखाओं को दर्शा रहे हैं। तो यानी कि दिए गए समीकरणों के युग्म के कितने हल मिलेंगे, अनंत हल, यानी कि बहुत सारे संभावित हल आपको मिलेंगे। अगला भाग देखिए, भाग 4 में हमें समीकरण दिए गए हैं 0.2 x जमा 0.3 y बराबर 1.3, ये हमारा पहला समीकरण है। 0.4 x जमा 0.5 y बराबर 2.3, ये दूसरा समीकरण है। तो गणनाओं को आसान हमें बनाना है। आसान बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, जो दशमलव है उसको हमें हटाना है। तो दशमलव हटाने के लिए हम दोनों समीकरणों को क्या करेंगे, 10 से गुणा करेंगे, ताकि यह दशमलव हट जाए। तो जैसे आप 10 से गुणा करोगे तो आपके पास पहले समीकरण को 10 से गुणा करने पे क्या मिलेगा, 2x जमा 3y बराबर 13। ऐसे दूसरे समीकरण को 10 से गुणा करने पे 4x जमा 5y बराबर 23। अब आपके पास ये दो समीकरण आ गए जो कि पहले दो समीकरण को ही दर्शा रहे हैं। बस हमने दोनों पहले दो समीकरण को 10 से गुणा कर दिया। तो अब हम समीकरण 3 और 4 का हल करेंगे। जो 3 और 4 का हल होगा वही 1 और 2 का भी हल होगा। ये एक ही रेखाओं को दर्शा रहे हैं, पहला और तीसरा समीकरण और दूसरा और चौथा समीकरण। तो 3 और 4 का हल करने के लिए वही प्रतिस्थापन विधि से करना, तो एक चर को दूसरे चर के पदों में व्यक्त करना। तो यहाँ से 2x जमा 3y बराबर 13, ये आपके पास तीसरा समीकरण आया था। अब यहाँ से हम x को y के पदों में व्यक्त करेंगे, तो आपके पास x का मान कितना आ जाएगा, x आपके पास आएगा 13 घटा 3y बटे 2। इसको हमने समीकरण 5 का नाम दिया। अब दूसरा चरण क्या होगा, x का जो व्यंजक आया है, x का जो मान आया था, व्यंजक आया था, उसको दूसरे समीकरण में प्रतिस्थापित करना है। तो 4x जमा 5y बराबर था 23 के। तो यहाँ से 5वें समीकरण से आप x का मान यहाँ पर रखोगे तो क्या मिलेगा आपको, समीकरण 5 से x का मान समीकरण 4 में प्रतिस्थापित करेंगे तो क्या मिलेगा, 4 गुणा 13 घटा 3y बटे 2 जमा 5y बराबर 23। अब इसका आप सरल बनाओगे इसे कोई तो क्या मिलेगा आपको, y का मान मिलेगा। y का मान किसके बराबर मिलेगा, y का मान आपका आएगा 3 के बराबर। तो इस तरह से आपको y का मान मिल गया। अब जो y का मान है उसको प्रतिस्थापित करेंगे समीकरण 5 में। तो समीकरण 5 क्या था आपके पास, x बराबर 13 घटा 3y बटे 2। इधर y का मान 3 रखिए, क्या मिलेगा, x बराबर 13 घटा 3 गुणा 3 बटे 2। यानी कि यहाँ से हमारे पास x का मान है 13 घटा 9 बटे 2 और x का मान कितना आ रहा है, 2 के बराबर। तो यहाँ से हमारे पास x और y दोनों के ही मान आ गए। x हमारा 2 के बराबर होगा, y हमारा 3 के बराबर होगा, और यही हमें निकालना था। प्रतिस्थापन विधि द्वारा हमने इसका हल किया। अगला देखते हैं। अगला इसी प्रश्न का 5वां भाग। हमारे पास समीकरण है वर्गमूल 2 गुणा x जमा वर्गमूल 3 गुणा y बराबर 0। इसी तरह दूसरा समीकरण है वर्गमूल 3 गुणा x घटा वर्गमूल 8 गुणा y बराबर 0।
पहला चरण क्या होगा आपका, सबसे पहले आप किसी एक समीकरण को लोगे, वहां से एक चर को दूसरे चर के पद में व्यक्त करोगे। तो समीकरण 8 से x को y के पदों में व्यक्त कीजिए, तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, वर्गमूल 2 गुणा x बराबर ऋण वर्गमूल 3 गुणा y। तो x का मान कितना मिल रहा है, ऋण वर्गमूल 3 गुणा y बटे में वर्गमूल 2। इसको हमने समीकरण 3 का नाम दिया। अब आपको क्या करना है, अब x का जो व्यंजक आपको मिला उसको दूसरे समीकरण में प्रतिस्थापित करना है। सब में हम एक ही जैसी प्रक्रिया कर रहे हैं, एक ही जैसे चरण आप सब में लगाओगे, तो क्या मिलेगा आपको, समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करेंगे। तो समीकरण 3 से x का मान कितना था, ऋण वर्गमूल 3 गुणा y बटे वर्गमूल 2। यहाँ पर हमने प्रतिस्थापित किया समीकरण 2 में इसको, तो यहाँ से हमारे पास y का मान आपको मिल जाएगा। तो जब आप इसको हल करोगे तो सबसे पहले हमारे पास आया था ऋण 3y बटे वर्गमूल 2, क्योंकि वर्गमूल 3 गुणा वर्गमूल 3 ये आपका 3 के बराबर होगा, ठीक है। और वर्गमूल 8 को आप लिख सकते हो वर्गमूल किसका, 4 गुणा 2 का, और 4 का वर्गमूल क्या होता है, 2 होता है, तो 2 बाहर आ गया और वर्गमूल 2 साथ में, तो वर्गमूल 8 हमारा 2 गुणा वर्गमूल 2 के बराबर होता है। तो हमने क्या किया, वर्गमूल 8 को लिख दिया 2 गुणा वर्गमूल 2, और वर्गमूल 3 गुणा वर्गमूल 3 इसको हमने लिख दिया 3 के बराबर। अब हमारे पास हर जो है उसमें वर्गमूल 2 आपको दिख रहा होगा, तो इसको हमें हटाना है। तो इसको हटाने के लिए हम वर्गमूल 2 से पूरे समीकरण को गुणा कर देंगे। तो हमारे पास क्या मिलेगा, गुणा करने के बाद ये था आपके पास वर्गमूल 2 तो इधर से हट जाएगा, तो आपके पास आएगा ऋण 3y घटा, अब ये इसके बाद जो है आपके पास उसमें क्या है, वर्गमूल 2 गुणा वर्गमूल 2 क्या हो जाएगा, 2 के बराबर, और साथ में क्या है, गुणा में 2 भी है, तो 2 गुणा 2 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर आ गया 2 गुणा 2 गुणा y बराबर 0। तो ये हमारे पास समीकरण बन गया ऋण 3y ऋण 4y ऋण 3y घटा 4y बराबर 0। अब यहाँ से आप क्या कह सकते हो कि ऋण 7y बराबर है 0 के, यानी y का मान कितना आ गया, 0 के बराबर। y का मान अगर 0 आ रहा है तो x का मान कैसे निकालोगे, जो आपके पास ऋण 3 था उसमें आप क्या करोगे, y के मान को प्रतिस्थापित करोगे x ज्ञात करने के लिए। x हमारे पास क्या था समीकरण 3 में, ऋण वर्गमूल 3 गुणा y बटे वर्गमूल 2। यहाँ पर आप प्रतिस्थापित करोगे y के मान को, y का मान कितना आया था, 0 के बराबर। तो यहाँ पर जब रखा तो आपके पास x का मान भी कितना आएगा, 0 के बराबर। x और y दोनों के मान क्या आ रहे हैं, 0 के बराबर। तो हल क्या हो गया, x भी हमारा 0 होगा, y भी कितना होगा, 0 के बराबर होगा। अभी आपका प्रश्न 1 का आखिरी भाग है, भाग 6। इसमें आपको समीकरण कैसे दिए गया, 3x बटे 2 घटा 5y बटे 3 बराबर ऋण 2, ये पहला समीकरण है। और x बटे 3 जमा y बटे 2 बराबर 13 बटे 6, ये दूसरा समीकरण है आपका। सबसे पहले आप क्या करोगे, जो हर में आपके पास संख्या दिख रही है उनको आपको हटाना है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, दोनों समीकरण को हल करते हैं हरों को हटाने के लिए। तो क्या मिलेगा, समीकरण 1 के लिए आप क्या करोगे, 2 और 3 के लघुत्तम समापवर्त्य से गुणा करोगे समीकरण 1 को। हर हटाने के लिए आप समीकरण 1 को गुणा करोगे 2 और 3 के लघुत्तम समापवर्त्य से। वहीं पर तो ये आपका समीकरण 1 है, 2 और 3 का लघुत्तम समापवर्त्य 6 के बराबर होता है, तो 6 से गुणा करने पे क्या मिलेगा आपको, इस तरह से कुछ दिखाई देगा। अब ये आपका बराबर है 3 गुणा 3x घटा 2 गुणा 5y बराबर ऋण 12। ये आपका बराबर है 9x घटा 10y बराबर ऋण 12। तो इसको हमने समीकरण 3 का नाम दे दिया। इसी तरीके से दूसरा समीकरण था, इसको भी आप क्या करोगे, 2 और 3 के लघुत्तम समापवर्त्य से गुणा कर सकते हैं। 2 और 3 का लघुत्तम समापवर्त्य 6 के बराबर होता है, 6 से गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, 2x जमा 3y बराबर 13। इसको हमने समीकरण 4 का नाम दिया। अब
अब हमें समीकरणों के एक सरल निकाय को हल करना है। तो 3 और 4 समीकरण जो है हमारे पास, उनका जो हल है वो हमारे पास दिए गए समीकरणों के हल के बराबर होगा। तो 3 और 4 समीकरण हमारे पास ये आया, 9x घटा 10y बराबर ऋण 12, ये तीसरा समीकरण है। और 2x जमा 3y बराबर 13, ये आपके पास चौथा समीकरण है। दोनों का हल निकालेंगे तो एक वही प्रतिस्थापन विधि का इस्तेमाल करना है। तो एक चर को दूसरे चर के पदों में व्यक्त करना है आपको। आपके पास जो चौथा समीकरण है उसको हम उठाएंगे, वहां से एक चर को दूसरे चर के पद में व्यक्त करेंगे। तो समीकरण 4 से x को y के पदों में हम व्यक्त करेंगे। तो x का मान कितना आएगा, 13 घटा 3y बटे 2। इसको हमने समीकरण 5 का नाम दिया है। अब जो x का जो व्यंजक आया उसको दूसरे वाले समीकरण में प्रतिस्थापित करेंगे, क्योंकि पहले हमने चौथा समीकरण उठाया था। तो अब तीसरे समीकरण में हम x के व्यंजक को प्रतिस्थापित करेंगे। तो यहाँ पर तीसरा समीकरण हमने लिखा है, x का मान अब प्रतिस्थापित करेंगे। तो x का मान हमने यहाँ प्रतिस्थापित किया, यानी कि x की जगह हमने क्या रखा, 13 घटा 3y बटे 2। तो ये समीकरण आपके पास मिलेगा। अब इसको और सरल बनाएंगे तो आपके पास क्या मिलेगा, सबसे पहले हर को हटाना होगा। उसको हटाने के लिए पूरे समीकरण को 2 से गुणा कर दीजिए। 2 से गुणा करने पे आपके पास आएगा 9 गुणा 13 घटा 3y घटा 20y बराबर ऋण 24। तो यहाँ से हमारे पास y का मान किसके बराबर मिलेगा, y का मान आपका आएगा 141 बटे 47। ये y का मान आ गया। अब देखिए ये वाले मान है ना, आप जो ग्राफ विधि है उसे कभी भी नहीं निकाल पाओगे। तो आलेखीय विधि से इस तरीके के जटिल हल को निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो वहीं पर हम जब प्रतिस्थापन विधि से करते हैं तो हर तरह के हल आपको आसानी से मिल जाते हैं। तो अच्छा, ये तो सरल ही था आपका। तो यहाँ से आपका क्योंकि 47 गुणा 3 141 के बराबर होते, तो y का मान यहाँ पर 3 के बराबर आ रहा है। तो यहाँ से y का मान आ गया 3। अब y के मान को हम प्रतिस्थापित करेंगे किसमें, समीकरण जो आपने निकाला था 5 उसमें रखेंगे, क्योंकि x का मान ज्ञात करना है हमें। समीकरण 5 क्या आया था, x बराबर 13 घटा 3y बटे 2। इसमें y का मान 3 रखेंगे। तो y का मान 3 रखने पे हमें क्या मिलेगा, x बराबर 13 घटा 3 गुणा 3 बटे 2। इसको और हल करेंगे तो और सरल करने पे x का मान आपको मिलेगा 2 के बराबर। तो x का मान कितना आ गया, 2 आ गया। y का मान भी हम निकाल चुके हैं। तो आपके पास क्या आ गया इसका हल, x बराबर 2 y बराबर 3। यही क्या होगा, हल होगा। तो इस तरीके से कभी भी आपके पास जब रैखिक समीकरणों का युग्म दिया गया हो तो प्रतिस्थापन विधि से अगर हल निकालने को कहा जाए तो आप इसी तरीके से हल निकालोगे। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 2 है एनसीईआरटी अभ्यास 3.2 की। अब प्रश्न है 2x जमा 3y बराबर 11। एक समीकरण ये है। दूसरा रैखिक समीकरण क्या है, 2x घटा 4y बराबर ऋण 24। इन दोनों समीकरणों को आपको हल करना है और इस प्रकार m का मान ज्ञात करना है कि जिसके लिए y का मान आपका क्या है, mx जमा 3 के बराबर है। ठीक है, तो करना क्या है हमें, हमारे पास प्रश्न दिया गया है, इसमें आपके पास 2 रैखिक समीकरण दिए गए हैं। इन दोनों को सबसे पहले आपको हल करना है और m का मान ज्ञात करना है, जिसके लिए आपके पास y का मान mx जमा 3 के बराबर दिखाई दे। देखिए कैसे करेंगे इसे। तो जो दो रैखिक समीकरण हमें दिए गए, सबसे पहले उन्हें लिखते हैं। पहला है 2x जमा 3y बराबर 11। दूसरा रैखिक समीकरण है 2x घटा 4y बराबर ऋण 24। अब इन रैखिक समीकरणों का हमें हल निकालना है, तो वही प्रतिस्थापन विधि का उपयोग करके हम हल निकालेंगे। तो एक चर को दूसरे चर के पद में व्यक्त करेंगे। तो यहाँ से समीकरण 1 को हमने उठाया, x को y के पदों में हमें व्यक्त करना है। तो x का मान निकालेंगे हम y के पद में। तो यहाँ से
आप समीकरण 1 से जब x का मान y के पद में निकालोगे तो क्या मिलेगा, 11 घटा 3y बटे 2 के बराबर। ये इसको हमने नाम दे दिया समीकरण 3 का। अब जो x का मान आपको मिला है, जो व्यंजक आपके पास आया है x के लिए, वो दूसरे समीकरण में प्रतिस्थापित करेंगे। दूसरा समीकरण क्या था, 2x घटा 4y बटे ऋण 24। यहाँ पर रख दीजिए x के मान को। तो यहाँ से जब आप समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करोगे तो आपके पास क्या मिलेगा, समीकरण 3 क्या आया था, समीकरण 3 से x का मान था 11 घटा 3y बटे 2। इसको प्रतिस्थापित कीजिए, x के जगह पे रखेंगे इस x के मान को, तो क्या मिलेगा, 2 गुणा 11 घटा 3y बटे 2 घटा 4y बराबर ऋण 24। तो यहाँ से आपके पास क्या आ गया, 11 घटा 3y घटा 4y बराबर ऋण 24। तो y का मान कितना मिला, y का मान आ गया आपके पास 5 के बराबर। y का मान मिल गया। x का मान कैसे निकालोगे, x का मान आसानी से आप निकाल सकते हो। जो आपके पास समीकरण 5 आया था, x बराबर 11 घटा 3y बटे 2, यहाँ पर y का मान 5 रख दीजिए। तो क्या करेंगे, जो y का मान आपने निकाला है उसको वापस से प्रतिस्थापित करेंगे समीकरण 5 में x का मान ज्ञात करने के लिए। तो x हमारे पास बराबर था 11 घटा 3y बटे 2 के। यहाँ पर y का मान 5 रखिए, तो x का मान कितना आएगा, 11 घटा 15 बटे 2। तो इसको आप जब और सरल बनाओगे तो x का मान कितना मिलेगा आपको, ऋण 2 के बराबर। तो यहाँ से हमारे पास जो समीकरण हमें दिए गए थे रैखिक समीकरण, उनके हल क्या क्या मिल गए हैं। पहला हल है ऋण 2, दूसरा हल है कितना, 5, मतलब ये आपका हल ही है कि x का मान ऋण 2 के बराबर और y का मान 5 के बराबर, ये हल आपको मिला है। ठीक है, तो हल तो हमने निकाल दिया। अब हमें m का मान ज्ञात करना है इस तरीके से कि y हमारा बराबर हो mx जमा 3। तो x का मान है, y का मान है, यहाँ पर अगर हम x और y के मान को प्रतिस्थापित कर दे y बराबर mx जमा 3 में, तो m का मान निकाल सकते हैं। तो क्या करेंगे, m को खोजना हमें। तो m को ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, दे रखे y बराबर है mx जमा 3 और हमें m ज्ञात करना है, और h हमें पता है ऋण 2 के बराबर है, y हमें पता है 5 के बराबर है। तो इन मानों को समीकरण y बराबर mx जमा 3 में प्रतिस्थापित करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 5 बराबर m गुणा ऋण 2 जमा 3। यहाँ से आपके पास m का मान मिल जाएगा, m किसके बराबर आएगा, ऋण 1 के बराबर आपको दिखाई देगा। यही आपको निकालना था। समझ आया सभी को ये। तो ये थे आपके एनसीईआरटी अभ्यास 3.2 के प्रश्न संख्या 1 और 2। आगे का हम अगले व्याख्यान में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।